नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक ऐसी घटना को लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार होता है कि एक महिला जो सारी हदों को पार कर देती है, लेकिन फिर उसके बाद जो होता है वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला होता है। दरअसल एक महिला के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि लगभग 400 से ज़्यादा मर्दों से संबंध हो जाते हैं। लेकिन आखिर वो कैसे होता है और आखिर ऐसा क्यों होता है? एक पढ़ी लिखी लड़की, संस्कारी लड़की, जिसने इस प्रकार की हरकत की जानबूझकर की या फिर अनजाने में की, ये तो उसी की ज़ुबानी हम सुनेंगे और या फिर उसी का जो बयान था उसी के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए घटना की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि पूरा जो मामला है वो आखिर है कहाँ का। दरअसल ये पूरा मामला निकल कर के सामने आता है झारखंड के एक बेलथड़ी गांव होता है, उसी गांव का। उसी गांव में रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार में 4 लोग होते हैं। माता पिता, 2 भाई होते हैं। एक भाई का नाम सरोज, तो दूसरे का भाई का नाम मनोज होता है। सरोज और मनोज दोनों भाई जो थे, उन दोनों की इतनी बनती थी, वो सोचते थे कि अगर हम लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इस दुनिया की किसी भी जंग को हम जीत सकते हैं अगर हम दोनों साथ रहें तो। लेकिन ये विचार, ये भाव तब तक ही रहते हैं जब तक कि उनकी शादी नहीं होती है, किसी की भी बात कर लें हम। और ऐसा होता भी है। दरअसल जो सरोज होता है वो बड़ा होता है, मनोज छोटा होता है। परिवार की जिम्मेदारियों को सरोज बखूबी निभा रहा था। जो भी खर्चे हुआ करते थे, जो भी चाहिए होता था, वो सब कुछ ला करके वो दिया करता था अपने परिवार में। सब कुछ, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं करता था। अब माता पिता का ये फर्ज था कि वो सरोज की जो जिम्मेदारी है उसको, उसका बोझ जो है वो दे दें, और इसीलिए उस बोझ को वो दे भी देते हैं। यानी कि सरोज की शादी फिक्स होती है। शादी के लिए एक रिश्ता देखा जाता है बगल के ही गांव में। जो गांव होता है वो होता है चांदपट्टी। चांदपट्टी गांव में जब रिश्ता तय होता है सरोज का, तो वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम होता है सुधा, और नाम सुधा, और वो थी भी उतनी खूबसूरत। खूबसूरती की एक मिसाल थी वो। गरीब परिवार की लड़की, लेकिन पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, तेज थी। क्योंकि वो जब एग्ज़ाम उसका होता था तो अपनी क्लास में अव्वल आती थी, यानी कि टॉप पे आती थी। और किसी भी प्रकार की उसको समस्या नहीं होती थी पढ़ाई लिखाई में। परिवार भी ठीक ठाक ही था, यानी कि गरीब तो था ही, लेकिन उतना भी गरीब नहीं था। एक एवरेज था जिससे उसका गुजारा हो सकता था। अब बात सरोज और सुधा की जब शादी की चलती है, तो मुंह दिखाई की रस्म होती है। और पहली ही दिखावटी में जो सरोज है वो सुधा को पसंद कर लेता है और सोचता है कि मेरी तो किस्मत ही बदल गई, मुझे इतनी खूबसूरत पत्नी मिल गई है। अब जो सरोज है वो शादी के लिए हाँ कर देता है। और जब शादी के लिए हाँ करता है तो परिवार के जो लोग, यानी कि पिता है, वो डेट को आगे बढ़ाते हैं। और डेट को आगे बढ़ाने के बाद फिर जो भी जिम्मेदारियां होती हैं एक परिवार की, वो बखूबी अब पूरी की जाती हैं। यानी कि शादी विवाह की जो डेट है वो फिक्स कर दी जाती है। और इधर अब जैसे ही शादी विवाह की जब डेट फिक्स होती है, तो सरोज और सुधा में बातचीत होने लग शुरू हो जाती है। और बातचीत इतनी थी कि जैसा लगता था कि मानो जो सरोज है वही सब कुछ सुधा का है और सुधा का सब कुछ सरोज है। इस प्रकार से उसकी बातें होती थी। लेकिन जब शादी होती है, बड़े धूमधाम से बारात आती है, और बारात के बाद विदाई होती है, और विदाई के बाद वो रात आती है जिस रात का बेसब्री से सरोज को भी इंतजार था, सुधा को भी इंतजार था। वो थी सुहाग रात। उस रात सरोज और सुधा दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं, और फिर वही सब कार्य शुरू होता है जो कि एक पति पत्नी के बीच में पहली रात में होता भी है, होना भी चाहिए। अब जैसे ही ये कार्य शुरू होता है सब कुछ सही था, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरोज था
जब सुबह होती है तो उसको कुछ ना कुछ डाउट होता है, लेकिन उस मामले को वो दबा लेता है, वो कुछ बोलता नहीं है, सोचता है कि बाद में पूछेंगे, लेकिन वो नहीं पूछता है, सोचता है कि चलो ये तो नॉर्मल सी बात है। अब वो क्या बात थी वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अब बात आगे बढ़ती है, फिर दिन टाइम निकलने लगते हैं और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। अब परिवार में 4 से अब 5 लोग हो चुके थे और इधर सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इधर जो सुधा थी, सुधा और सरोज प्रतिदिन एक दूसरे के साथ रहा करते थे, वक्त गुजारा करते थे। और सरोज जो है वो ड्यूटी पे भी जाता तो जल्दी चला आता घर पे। अब कहीं ना कहीं जब जल्दी चला आता तो ये बात परिवार को बड़ी नागवार गुजरती थी कि अपनी काफ़ी पत्नी को बहुत ज़्यादा मान रहा है और इसीलिए वो जल्दी चला आ रहा है। अब जैसे इस प्रकार की जब बातें वो लोग सुनते हैं, वो सोचता है, तो फिर कहीं ना कहीं अब परिवार का जो रवैया है वो सामने भी आ जाता है। और रवैये को देख करके कहीं ना कहीं सुधा के मन में, सरोज के मन में, दोनों के मन में अपने परिवार के प्रति यानी कि अपने माता पिता के प्रति खटास उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे ही खटास उत्पन्न होती है तो अब जो लड़का है छोटा मनोज, मनोज की माता पिता से काफ़ी ज़्यादा जमती थी क्योंकि वो भी जॉब करता था। और उसी के क्रम में इन दोनों के बीच में अब मनमुटाव शुरू होता है और सोचते हैं कि जो सुधा सोचती है कि वो अलग रहेगी अब, क्योंकि पिता जो ससुर हैं उनसे अब ज़्यादा जम नहीं रही थी। लेकिन इसी बीच जो है वो सरोज है, उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है। और जैसी तबीयत बिगड़ती है तो फिर इस कदर बिगड़ जाती है कि वो इस दुनिया को ही छोड़ करके चली जाती है। अब परिवार पे एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अब उनकी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो अब करे तो करे क्या, क्योंकि इस ऐसी दुख की घड़ी हर इंसान के ऊपर आती है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार आती है। एक पिता का साया उठता है और एक माँ का जब साया उठता है। तो अब इधर सरोज, सुधा, मनोज और मनोज के पिता सभी लोग परेशान, सभी लोग पूरी तरीके से टूट चुके हैं। लेकिन इस टूटने के बीच जो सुधा थी उसने काफ़ी जिम्मेदारी, काफ़ी हौसला दिखाया और परिवार को एकजुट किया और फिर जो परिवार की जिम्मेदारी है उसको निभाना शुरू कर दिया। अब सब कुछ सही चलने लगता है। इधर मनोज ड्यूटी जाता, सरोज ड्यूटी जाता, शाम को सभी लोग आते हैं और धीरे धीरे वक्त अब और आगे बढ़ने लगता है। इधर अब बात चलने लगती है कि फिर से अब शादी की, मनोज की। लेकिन जब मनोज की शादी की बात चलती है तो सुधा का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं उतर जाता है। अब जैसे ही सुधा का चेहरा जब एक बार उतरता है तो फिर वो समझ नहीं पाता है कि आखिर मनोज कि आखिर भाभी का चेहरा इतना क्यों उतर गया। अब कहीं ना कहीं मनोज के दिमाग में ये बात खटक रही थी। लेकिन जैसे ही मनोज फिर जा करके अपने भाभी के पास जाता है और उससे पूछता है कि जब भाभी ये लड़की की फ़ोटो कैसी है, तो भाभी उसकी तरफ गुस्से से देखती है। शादी के मनोज और सरोज और सुधा की शादी के सोचिए कि लगभग 4 साल तकरीबन बीत चुके हैं। और मनोज जब पूछता है ये बात तो सुधा गुस्सा होती है, घूर करके देखती है उसकी तरफ और फिर कहती दरवाजे का जो कुंडी है उसे लगा करके आओ। और जैसे ही दरवाजे की कुंडी लगा करके मनोज उसके पास आता है, सुधा उसको बेड पे पटक देती है और फिर उसके साथ वो होता है जो हमेशा से होता आ रहा था। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि जो सुधा थी वो उसके साथ संबंध में थी और पिछले लगभग 1.5 सालों से थी। अब 1.5 सालों में कब से थी अब आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल जो सुधा थी, एक रोज़ की बात है, घर में कोई नहीं था। जो मनोज के पिता हैं वो अपनी पत्नी को लेकर के खेत पे गए हुए थे काम करने के लिए और मनोज घर पे अकेला था। और जो सनोज था वो सुबह सुबह ही लगभग 7:30 बजे के करीब ही वो ड्यूटी चला गया। और जैसे ही जब ड्यूटी जाता है, इधर जो सुधा है वो अपना काम धाम निपटा करके और लगभग जब वो नहा रही होती है, नहा करके जब सामने आती है, मनोज बैठा होता है और मनोज की जब नज़रें उससे मिलती हैं और सुधा की भी जब नज़र मिलती है
क्योंकि मनोज जो है उसको चोरी छुप के हमेशा देखा करता था और यही काम वो उस दिन भी कर रहा था। उस दिन भी वो दरवाजे के पास छुप करके सुधा को देख रहा था नहाते हुए, और जैसे ही वो देख करके तब तक उसका ध्यान जरा सा ही भटकता है, तब तक सुधा दरवाज़ा खोल देती है। तो जैसे सुधा देखती है कि सामने मनोज है और उसको वो छुप करके देख रहा था, तो उसको वो डांट लगाती है, फटकार लगाती है। अब जो मनोज है, अब उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। अब इसीलिए वो डर सा जाता है, सहम सा जाता है, और फिर जो उसके दिल में था, जो उसके जहन में जो बात चल रही थी, अब वो कहता है अपनी भाभी से कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब जैसे इस प्रकार की जब बातें होती हैं, और फिर कहीं ना कहीं अब सुधा भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन सुधा पहले तो डांटती है एक बार को, और फिर वो उसको कहती है कि ये गलत है, लेकिन जो मनोज है वो एक नहीं सुनने के लिए तैयार था, और वो कहीं ना कहीं वो अपनी जो भाभी है उसको बाहों में जकड़ लेता है और फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। सुधा कुछ देर तक छुड़ाती है खुद को, लेकिन अब उसको लगता है कि अब बात आगे बढ़ चुकी है, आगे मामला निकल चुका है, तो अब इसीलिए अब वो कुछ बोलती नहीं है। अब वो सोचती है कि चलो अब जो भी हो रहा है अब होने ही दो, यानी कि अब दोनों एक दूसरे के आगे उसमें खो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो सुधा थी वो मनोज से खुश नहीं हो पा रही थी। अब इसीलिए वो सनोज के जो सरोज से खुश नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो मनोज का साथ देने लगती है और मनोज से वो अब रिश्ते में आ जाती है। और जैसे जब रिश्ते में आती है तो फिर इधर अब इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और मनोज से दूरियाँ बढ़ने लगती हैं। तब तक इधर मनोज की माँ एक्सपायर हो जाती है और जो सरोज था वो कई दिनों तक घर ही पे था, और मनोज के साथ जो सुधा थी वो फिजिकल नहीं हो पा रही थी। अब इधर जो मनोज है वो एक दिन ड्यूटी पे जाता है और मनोज दोपहर में ही वापस चला आता है। लेकिन इधर जो सरोज होता है, सरोज ड्यूटी पे गया ही रहता है। दोपहर में जब मनोज का मन नहीं लगता वापस आता है, तो वहाँ करके घर का जो दरवाज़ा है वो बंद नहीं था, बाहर से अंदर से भी बंद नहीं था, दरवाज़ा हल्का सा चिपका हुआ था। और दरवाजे को खोल करके जब वो अंदर जाता है तो अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। अब उन आवाज़ों को जब वो सुनता है तो उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है और देखने का प्रयास करता है कि आखिर ये आवाज़ें आ किधर से रही हैं। उधर जाता है और देखता है कमरे के अंदर, तो वो कमरे का मंजर देख करके वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। अब वो सोचता है कि आखिर वो करे तो करेगा। अब उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब करे तो क्या, क्योंकि उसके सामने जो मंजर था, उसकी जो भाभी यानी कि जो सुधा थी वो बिल्कुल बिना कपड़ों के थी, निर्वस्त्र थी, और बेड पे भी एक व्यक्ति जो वो भी बिना कपड़ों के था, और वो उसके साथ वो हरकत कर रहा था जो मनोज पिछले 1.5 सालों से करता आ रहा था। और वो हरकत करने वाले जब शख्स का जब मनोज चेहरा देखता है तो वो बिल्कुल सन्न सा रह जाता है। अब इधर जब उस चेहरे को देखता है तो अब उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मनोज का पिता ही होता है। मनोज के पिता अपनी ही बहू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। अब जो सुधा थी वो भी बेसुध हालत में ही थी, और जो खुशी थी जो चरम पे थी वो ले रही थी वो। तब तक इसी बीच अनिल, ये जो मनोज है, ये आकर के मामला बिगाड़ देता है। अब मनोज अपने पिता को डांटता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, और सुधा को भी डांटता है, और सुधा कुछ नहीं बोलती है। मनोज के पिता भी कुछ नहीं बोलते, कपड़े पहनते फिर चले जाते हैं। सुधा, जो मनोज के पिता हैं, वो कपड़े पहन करके फिर वहाँ से अब बाहर चले जाते हैं। और जो मनोज है अब वो काफ़ी गुस्से में, वो कहता है मैं भैया से इस बात को बताऊंगा। तो सुधा है फिर उसको, वो अर्धनग्न हालत में थी और मनोज को बिस्तर पटक देती है और फिर उसको भी खुश कर देती है। अब इधर ये सिलसिला लगभग कई सालों से चलता है जब आता है, और शादी के लगभग टाइम बीत ही गया था। अब मनोज का रिश्ता अब तय होने लगता है। अब इसी बात से जो सुधा है वह काफ़ी नाराज़ होती है, और जैसे जब नाराज़ होती है तो फिर अब मनोज कुछ समझ नहीं पाता है।
वो कैद सोचता है कि आखिर करे तो करे क्या। लेकिन अब पति से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी ससुर, और फिर मनोज की शादी फिक्स हो जाती है और मनोज अब दूरी बना लेता है। इसी बीच सरोज से सुधा का झगड़ा होने लगता है और वो झगड़ा काफ़ी तूल पकड़ने लगता है। कहीं न कहीं जो सरोज होता है, माफ़ी चाहते हैं, सरोज जो होता है, उसके ज़हन में ये बात बहुत पहले से आ रही थी। जब वो सुहागरात में था तो उसको ये लग गया था कि उसकी जो पत्नी है, उसका किसी और से संबंध बना है पहले से ही, और जितनी वो खूबसूरत थी बाहर से, उतनी ही अंदर से ख़त्म भी थी। अब ये बात कहीं न कहीं उसके दिमाग में खटकी थी, लेकिन चूँकि भाई पत्नी बन चुकी थी और शादी हो चुकी थी, तब वो कुछ बोल नहीं पाता है। अब यही बात कहीं न कहीं अब उसके ज़हन में अब खटक रही थी और इसी बात को लेकर के बात तूल पकड़ लेती है। और एक दिन की बात है, वो अपने ससुर के साथ जब सुधा अशुद्ध हालत में थी, उस टाइम उसको सरोज जो है वो भी देख लेता है और उसका पारा 7वें आसमान पर, वो उसको मारता है, पीटता है और पीटने के बाद उसको उसके मायके पहुँचा देता है। अब जब मायके पहुँचा देता है तो फिर लगभग अब मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा था। अब पिता की जो पत्नी थी, यानी कि जो सरोज की जो माँ थी, वो इस दुनिया में तो थी ही नहीं। अकेलापन तो काट ही रहा था सरोज के पिता को, बृजभान को। और बृजभान भी काफ़ी परेशान कि उनकी बहू चली गई है, लेकिन एक उम्मीद थी कि छोटी बहू आ रही है। अब कहीं न कहीं, लेकिन जब ये बात बृजभान के दिमाग में चल रही थी और ये बात कहीं न कहीं मनोज के दिमाग में थी कि वो अपनी पत्नी को यहाँ से नहीं रखेगा, बल्कि यहाँ से लेकर के बाहर चला जाएगा। अब कुछ दिन बाद फिर मामला सॉर्ट आउट होता है सरोज का, और फिर वो अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ से शहर में चला जाता है और वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। लेकिन कहते हैं कि जब कुत्ते के मुंह में मांस लग जाता है तो फिर वो वही खाता है, उसे रोटी पसंद नहीं आती है। और ऐसा ही कुछ होता है सुधा के साथ। सुधा का अब अलग अलग मर्दों से संबंध होने लगता है, बातचीत होने लगती है। अब इसी दरमियान एक रोज की बात है, 24 जुलाई को, जो सरोज है वो ड्यूटी से घर आता है और अमूमन वो लगभग 8 बजे उसकी ड्यूटी ख़त्म होती थी। लेकिन उस दिन वो सोचता है कि चलो आज हाफ डे मिल गया है तो पहले ही चलते हैं। लगभग 2:30 बजे का वक्त होता है। वह वापस आता है अपने रूम पे और रूम पे अपनी पत्नी को दरवाज़ा खोलने के बजाय, जैसे उस कमरे में 2 दरवाजे थे और एक दरवाजे की चाबी उसके पास थी। बाहर से दरवाज़ा लॉक रहता था, दोनों की चाबी थी। पहले तो वो दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब सोचता है कि हो सकता है उसकी पत्नी सो गई होगी और वो दरवाजे को अपनी चाबी से खोल देता है। खोल करके दरवाजे के अंदर जाता है। अंदर तेज म्यूजिक चल रहा था और म्यूजिक की आवाज़ सुन करके जो सरोज है वो उसी म्यूजिक की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ पर जो देखता है वो देख करके बिल्कुल सन्न था। दरअसल बिस्तर पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4 मर्द होते हैं और उसको देख करके जो सरोज है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और फिर देख करके अपनी पत्नी को डांटता है। बाकी वहाँ से सभी लोग तो फरार हो जाते हैं जल्दी जल्दी में। डांटता है, फटकारता है और फटकारने के बाद उसको मारता पीटता भी है। अब लेकिन अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। एक बार उसको अपने मायके भेज चुका हुआ था और फिर इधर एक बार फिर से वही हरकत करते हुए सुधा फिर पकड़ी गई थी। अब इस बार मार पीट करके मामले को समझा करके तो ना पकड़े, इसीलिए उसको रो समझा लेता है खुद को भी और छोड़ देता है। 3 दिन बीतते हैं और चौथे दिन जो सरोज है वो घर पे आता है और आकर के बाकायदा खाना बना रहता है, खाता है, पीता है और पीने के बाद फिर सोता है। सो करके और रात के जैसे ही लगभग 3 बज रहे होते हैं, उस घर में से चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो जाती है और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, क्या बात है। इस पर जो सरोज होती है वो कहती है कि कुछ लोग आए थे और आ करके इस घर में चोरी किए हैं। चोरी करने के बाद मेरे पति जो विरोध किए हैं तो उनको भी वो लोग मारे पीटे हैं और इस कदर मारे पीटे हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूँ। बहुत ज़्यादा खून बह गया है और जितने भी लोग वहाँ पे थे देखते हैं, तुरंत आनन फानन में उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है।
अब जब डॉक्टर मृत घोषित करता है तो फिर अब जो सुधा है, अब उसका रो रो कर बुरा हाल। अब वहाँ से वो डेड बॉडी कहती है कि ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया, अब डेड बॉडी को लेकर के चलते हैं। लेकिन अब कुछ लोग जो थे वहाँ पर, वो लोग कह रहे थे कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। अब सुधा जो है वो कह रही कि नहीं, पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है, पोस्टमार्टम होगा, झूठ मूठ का तामझाम होगा, और मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ, जो होना था अब तो हो गया, मैं अकेले आखिर कितना झेलूँगी। इस पर जो उसका पड़ोसी था, कहीं ना कहीं उसको शक था, और उसने थाने में फ़ोन कर दिया। मौके पर पुलिस आ जाती है, और फिर जब पुलिस आती है तो फिर पोस्टमार्टम की बात होने लगती है, लेकिन महिला अपनी जिद पे अड़ी थी। और इधर जो सरोज था, उसके पिता को, उसके भाई को भी ये इन्फॉर्म कर दिया गया कि हाँ ऐसी ऐसी बात हो गई है। सभी लोग मौके पर पहुंचते हैं और सभी लोग पोस्टमार्टम की भाई मांग कर देते हैं कि आखिर मौत की जो असली वजह है वो तो निकल करके कम से कम सामने आ जाएगी। और इसीलिए जो सुधा है, अब उसकी एक नहीं चल पाती है और पोस्टमार्टम होता है। और पोस्टमार्टम के बाद इधर जो पुलिस है वो अपनी जांच में भी जुट जाती है और सोचती है कि वजह क्या थी आखिर ऐसी कि इसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उससे पहले ही एक व्यक्ति होता है जो बताता है कि साहब, जब भी ये सरोज चला जाता था ड्यूटी पे, तो इसके घर में लगभग 2 मर्द 3 मर्द कभी कभी ऐसे ऐसे आया करते थे। और ये आज से नहीं, लगभग 1 साल हो गया और ये सिलसिला चलता था। कभी ये बाहर जाती तो इसको गाड़ियों में लगभग 4-4 लोग 5-5 लोग आते थे छोड़ने के लिए बैठ करके। अब जब इस प्रकार की जब बातें पुलिस सुनती है तो कहीं ना कहीं उसको, पुलिस को शक होता है कि हो ना हो इसमें सुधा का ही हाथ हो, और इसीलिए पुलिस सुधा से पूछताछ करती है। लेकिन मामला तुल पकड़ा हुआ था भाई, कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे सुधा के, और सुधा जो जिस प्रकार से रो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो सचमुच में उसके पति का मर्डर किसी ने कर दिया है। और फिर लेकिन पुलिस को जब उसके रोने धोने पे भी जब शक होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस उसको उठाती है और थाने लेकर के जाती है, पूछताछ करती है। पूछताछ में जब वो शक के घेरे में आती है तो पुलिस अपने रवैये पे आती है और उससे पूछताछ अब ढंग से कर देती है। अब जैसे ही ढंग से पूछताछ जब होती है तो फिर सुधा टूट जाती है, और टूटती है तो अब वो पूरी सच्चाई बता देती है और बताती है कि उसके साथ उसका पति एक दिन उसको देख लिया था और उसी वजह से उसको काफ़ी वो डांट रहा था, मार रहा था, पीट रहा था। अब एक दिन फिर से वो उसके घर पे 2-3 लोग आने वाले थे, लेकिन सरोज घर ही पे था। अब इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने उसको भेज दिया ड्यूटी पे। और जब ड्यूटी भेजी, लेकिन फिर वो वापस आ गया था और उसने मुझे देख लिया था। अब रात के वक्त मेरे घर में लगभग 3 लोग आए हुए थे और इसी दरमियान जो सरोज है उसकी नींद खुल जाती है और वो देख लेता है, और इसीलिए हमने उसे रास्ते से ही हटा दिया। अब जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है तो सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर अब तक तुमने कितने मर्दों के साथ, कितने व्यक्तियों के साथ इस प्रकार की हरकत कर दी है। जो महिला है वो कहती है, साहब गिनती नहीं है मेरे पास, मैं गिन नहीं सकती कि आखिर कितने भी मर्द आए होंगे, गए होंगे। एक मार्केट में रहने वाली एक वेश्या और एक घर में रहने वाली वेश्या, ये दोनों बराबर थी। अब जैसे ही ये बात पूरी सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब आंकड़ा पूछा जाता है तो वो आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा था। लगभग बताती है कि लगभग 500 से प्लस ही, लगभग 600 करीब होंगे। साहब मैं गिनती नहीं कर पा रही हूँ कितनी बार संबंध उसने बनाया है। पुलिस उसकी भी जांच करवाती है, और जब जांच होती है तो कुछ बीमारियां थी, लेकिन गलीमत यही थी कि HIV नहीं था उसको भी। पुलिस ऐसी औरत को जेल में डालती है और जेल में डालने के बाद उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है और सुसंगत जो धाराएं हैं उसको लगाती है, लगा करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इधर जो ससुर यानी कि सरोज का पिता अपना बेटा खो चुका और मनोज अपना भाई खो चुका। अब इन दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन फिलहाल जब पुलिस इस कड़ी को अभी तो खंगाली ही नहीं, क्योंकि अगर पुलिस कड़ी को खंगालती तो शायद कहीं ना कहीं ये भी पता चल जाता कि इसके गुनाह में इसका ससुर और इसका देवर भी शामिल था। लेकिन फिलहाल महिला जेल जा चुकी है और सब कुछ अभी नॉर्मल चल रहा है। तो आपकी क्या राय है? फिलहाल जो मनोज है, मनोज की शादी हो चुकी है और मनोज भी अपने घर से बाहर ही रहता है, और उसका जो पिता है वो घर में अकेले रहता है। फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी, और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।